हेलो दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डिस्कस कर रहा था यूनिट नंबर फर्स्ट आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। तो आपको मैंने जैसे बताया कि लास्ट क्लास में बताया कि परमाणु गुणधर्म के अपन बारे में पढ़ रहे थे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, देन आफ्टर देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि परमाणु के मूलभूत कण, कि परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले बात तो परमाणु होता क्या है, ये पढ़ लिया था अपन ने। इसके बाद देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइन इलेक्ट्रॉन ये, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन की खोज के बारे में पढ़ा और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा। अब मैंने बताया कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसका मैंने आपको बताया इसका आवेश क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसी प्रकार मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर नामकरण है, नामकरण किसने किया? स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया। साथ ही देखा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। साथ ही मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कंपेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जो इसका न्यूट्रॉन है इसका जो आवेश होता है, चार्ज होता है, बाकी सबका चार्ज होता है, इसका चार्ज होता है, इसका चार्ज होता है, इसका चार्ज मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज में नेगेटिव साइन होता है, इसमें पॉजिटिव साइन होता है। और न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है इसका आवेश होता है 0। इसलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन का आवेश इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? 0। इसके बारे में अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास को सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को प्लीज सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको लाभ हो सके। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। कि रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल के बारे में क्या बताया। अब रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये देख लिया क्यों नहीं जाए कि मॉडल जो है किस पे डिस्कस करेंगे। परमाणु के बारे में। परमाणु के मैंने अभिन्न अंग बताए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताया आपको मैंने। अब ये नाभिकीय मॉडल की शुरुआत कहां से हुई, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले नाभिकीय मॉडल में आने वाली कुछ कण या बोले जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। यदि एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो भी ना तो ये देखा जाए कि वो लाइफ में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड क्या। नाभिकीय मॉडल देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बीच में मैं डिस्कस करता हूं, उम्मीद करता हूं वो समझ में आएगा। उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता ये भी सेम इसी का ही पोर्शन है कि परमाणु के बारे में कि रेडियो एक्टिवता है क्या। अब दौर चल रहा था खोज का। शुरू में जब केमिस्ट्री की खोज चली रही थी तो जब नए नए कण मिल रहे थे, नए नए हमको खोज मिल रही थी, तो उसमें क्या देखा गया कि रेडियो एक्टिव एक पदार्थ मिल गया। माना कि एक पदार्थ ले लिया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ये है, ये पदार्थ है। अब क्या देखा गया? साइंटिस्ट क्या होता है? खोजकर्ता। उन्होंने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से कुछ कण स्वतः ही उत्सर्जित हो रहे थे, निकल रहे थे अपने में से। ठीक है, माना देखा गया कि अपन देखते हैं ना कि कोई भी एक, ये पत्थर ही देख लो आप। अब पत्थर में क्या होता है, जैसे ही इस पे एक सनलाइट पड़ती है, अब सनलाइट पड़ती है तो इससे क्या होता है? हीट जो होती है वो रिलीज होती है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अपन धूप में कोई पत्थर उठा लेते हैं, गर्म होता है तो कहीं ना कहीं वो हीट रिलीज करता है। तो ये तो हो गया सनलाइट के इफेक्ट माने से। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये किसी के इफेक्ट में नहीं आ रहा, ये स्वतः ही अपने आप में से क्या कर रहा था?
विकिरणों को उत्सर्जित कर रहा था। तो इसके बारे में किसको पता चला कि ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है? इसके बारे में बताया था हेनरी बेकुलर। खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने रेडियोएक्टिव पदार्थ की खोज की और बताया कि एक ऐसा पदार्थ जो स्वतः ही विकिरणों को उत्सर्जित करता है, स्वतः ही अपने में से किरणों को निकालता है, वो कहलाता है रेडियोएक्टिव पदार्थ। वो यूरेनियम हो सकता है, जो अपन सब भली भांति प्रचलित है इससे। ठीक है, अब इसका प्रायोगिक जो लेबोरेटरी में अध्ययन किया, प्रायोगिक अध्ययन किसने किया इसके बारे में? प्रायोगिक अध्ययन। अब प्रायोगिक अध्ययन ने आपने सुना होगा, बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं, कहीं ना कहीं 9th 11th 12th कहीं ना कहीं सुनने को जरूर मिल रहा है कि मैडम हेनरी एंड पिचक्यूरे। मैडम हेनरी एवं पिचक्यूरे ने इसका लेबोरेटरी में क्या किया गया? इसका लेबोरेटरी में अध्ययन। मैडम हेनरी एंड पिचक्यूरे। रेडियोएक्टिव पदार्थ खोजकर्ता हेनरी बेकुलर, प्रायोगिक अध्ययन लेबोरेटरी में इसका अध्ययन किसने किया? मैडम हेनरी एंड पिचक्यूरे नामक वैज्ञानिक ने। अब आपके बारे में मैंने कैसे बताया कि कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पता होगा कि मैडम हेनरी व पिचक्यूरे के नाम आपने कैसे सुना कि जैसे ये रेडियोएक्टिव पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे लेबोरेटरी में, तो मैंने बताया कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है इससे निकल रही है क्या? किरणें। अब इससे निकलने वाली किरणें कौन सी हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा और इसको बोलेंगे गामा। अल्फा का साइन, बीटा का साइन और गामा का साइन, इससे 3 किरणें निकली। अब ये तीनों जो किरणें हैं वो होती है हानिकारक किरणें। सिंपल सी बात बोलूं तो अपने जो टावर होते हैं, मोबाइल के टावर, जिससे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिससे सिग्नल मिल रहे हैं, इनसे भी निकलने वाली किरणें कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा, जो कि हानिकारक होती है। लेकिन इनको जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वहां से इनको इंस्ट्रक्शंस, इनको आदेश मिले होते हैं कि इनको लिमिटेड किरणें, लिमिटेड ही एरिया में जो एक किरणों का आवरण होता है, किरणों की जो रेंज होती है उसको लिमिटेड ही खोला रखें। ठीक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे जब टेक्नोलॉजी वाली वीडियो पढ़ेंगे अपन, कि जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, अब देखा क्या गया कि अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो इस पदार्थ से निकली, इन्हों मैडम हेनरी व पिचक्यूरे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्यों? इन्होंने प्रयोग करते समय इस पदार्थ पे क्या लगाया था? विद्युत विभव। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने इस पदार्थ को रिएक्शंस कराई। ये तो अब तक पता नहीं भैया जी, क्योंकि उस समय इनकी तो हो चुकी है मृत्यु। अब इन्होंने क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे, इसके बारे में तो पूरा क्लेरिफाई किया नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ मृत्यु हो गई प्रयोगशाला में, तो देखा क्या गया था कि आसपास क्या देखा कि इन्होंने जो पदार्थ से, जो रेडियम पदार्थ था, इसकी रिएक्शन विद्युत विभव से इसको अटैच करवाया। किस प्रकार से करवाया ये पता नहीं, लेकिन इससे कुछ हानिकारक पदार्थ निकले जिससे कि मैडम क्यूरी एंड पिचक्यूरे शांत हो गए। ठीक है, अब अल्फा कण के बारे में बताया जाता है कि ये धनावेशित होते हैं। बीटा कण के बारे में बताया जाता है कि ये ऋणावेशित होते हैं। और गामा कण के बारे में बताया जाता है कि ये होते हैं उदासीन। कौन से होते हैं? उदासीन। अल्फा कण होते हैं धनावेशित, बीटा कण होते हैं ऋणावेशित और गामा कण होते हैं उदासीन।
3 प्रकार के करने के लिए, अल्फा, बीटा, गामा। ये आप एक बार देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हो जाता है आपके बारे में ये रेडियो एक्टिवता के बारे में। अब आप बोलेंगे कि सर कि ये काम क्या है हमारे, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं परमाणु का मॉडल। ठीक है, अब परमाणु का मॉडल अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया, सोमरफील्ड ने दिया। ठीक है, रदरफोर्ड का जो कि आपके सिलेबस में है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, वो उसके साथ जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसने भी अपना परमाणु का मॉडल दिया। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड साहब जी ने, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उन्होंने अपने प्रयोग में अल्फा कण का यूज किया, इसलिए मेरे को आपको अल्फा कण पढ़ाना जरूरी था। अब आगे मूव करते हैं परमाणु का मॉडल। अब परमाणु का मॉडल क्या कहता है, परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल की अध्ययन करने की क्यों जरूरत पड़ी, जब हमारा काम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से चल रहा था। देखो भाई साहब, आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, जिसने भी की उसने कर दी। अब हो गया, अब पता चला कि एक परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इसका अध्ययन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी कहां से मिल रही है। अब नाभिक है, इसमें धनावेशित ही चार्ज क्यों है, ऋणावेशित क्यों नहीं है। अब प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर ही पाया जाता है, इसकी खोज की गई। तो किसी भी चीज का रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, रीजन बहुत ही जरूरी है। तो इस रीजन के पीछे निकल पड़े। तो सबसे पहले पता चला कि इस जो परमाणु है, परमाणु मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों खोज कर रहे हैं इसके बारे में। तो बताया गया कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या के साथ परमाणु का क्या आकार होता है, परमाणु का संवेग, संवेग क्या होता है, और परमाणु का संवेग के साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था होती है, वो किस प्रकार से होती है। माना कि अपन ने सोडियम पढ़ा, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, 11 नंबर पे आता 1s2 2p6, 1s2 2p6 3s1। अब लिख दिया अपन ने, अब लिख दिया, तो अब इसकी स्टडी कैसे करें भाई। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अपन ने कैसे किया, इसके बारे में पता भी तो होना चाहिए ना अपन को, सही है ना। तो इसके लिए अपन को परमाणु मॉडल का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन है, परमाणु की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, गिर क्यों नहीं जाता भाई, चक्कर ही लगा रहा है। तो ये इसके लिए एनर्जी कहां से मिल रही है। कोई भी चीज है, अपन जैसे रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, अब एक पार्क के अंदर एक एक गोलाकार पार्क में अपन घूम रहे, चाहे चौकोर पार्क हो, गोलाकार हो, लंबा हो, कैसा ही हो, वो मेंशन नहीं है, वो कैसा ही पार्क हो, लेकिन उसके लिए घूमने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है। बिगर एनर्जी के कोई भी काम नहीं होता। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी आई कहां से, मेन चीज तो ये। अब एनर्जी आ गई, अब एनर्जी को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, इस पे जो फोर्स लग रहा है, विद्युत विभव लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है, या जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, जो भी, जो कोई सा भी विभव लग रहा है, विद्युत लग रहा है, चुंबकीय लग रहा है, या नाभिक से मिल रही है, प्रोटॉन से मिल रही है, न्यूट्रॉन से मिल रही है, आउटर लेयर से मिल रही है, कहां से मिल रही है, इसके सेंट्रीफ्यूगल से, सेंट्रीफेटल से, अभिकेंद्रीय कौन सा बल लग रहा है जिससे कि ये कंट्रोल हो रहा है, कुछ बारे में नहीं पता। बाद में खोजा गया और देखा क्या गया कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की अपन ने, जो जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने, उसी ने पहली बार
इसके बारे में बता दिया कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु मॉडल के बारे में बताया। रदरफोर्ड का मॉडल पर जे थॉमसन के मॉडल के बाहर में आता है, उसके बाद आता है नील्स बोर का, इसके बाद आता है सोमरफेल्ड का। आपके लिए मैं बता दूं, अपने सिलेबस में है रदरफोर्ड का मॉडल, तो सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल अपन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि रदरफोर्ड ने उसी के मॉडल पर स्टडी की थी। अब नील्स बोर का पढ़ना ज्यादा खास जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन है जो अपने पथ में गति कर रहा है, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, एनर्जी मिल तो रही है, कहां से मिल रही है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की उसी के बारे में देखते हैं कि उसने अपने परमाणु के मॉडल में क्या दिया। अब परमाणु का मॉडल, सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल है वो है जे थॉमसन का। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है? अब जैसे कि आपको बताया, जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है इसका एक केंद्र होगा, जैसे कि जे थॉमसन जी कह रहे हैं एक परमाणु का आकृति इस प्रकार की एक आकृति है। अब इसका एक केंद्र होगा, माना कि ये केंद्र है, ठीक है। अब इस केंद्र में सह केंद्रित में एक आयन उपस्थित है, वो कहलाता है धन आयन। यहां तक कि उन्होंने बोला कि जो परमाणु है इसमें धन आयन पूरे में फैला हुआ है। अभी धन आयन, ये तो आप बोल देंगे सर ये धन आयन क्या पढ़ा रहे हो आप, सॉलिड स्टेट में अभी से कैसे पहुंच गए? नहीं भाई, जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल में ऐसा ही बताया कि परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? धन आवेशित एक गोला है, धन आवेशित गोला। अब बोल रहे हैं इसकी त्रिज्या जो होती है परमाणु की, रेडियस जो होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। इन्होंने त्रिज्या बता दी, इन्होंने बता दिया कि एक धनावेशित गोला है, माना कि हमने मान लिया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। ठीक है भाई। अब फिर होता क्या है, भाई साहब जी बताते हैं, एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग। जिस प्रकार प्लम पुडिंग इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं जे थॉमसन का। अब प्लम पुडिंग में क्या होता है भाई साहब, चलो प्लम पुडिंग नहीं समझ में आ रहा, नहीं देखी अपन ने, इंडियंस ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी भाई। लड्डू बहुत ही प्रचलित मिठाई है अपनी। जिस प्रकार लड्डू में इलायची, चलो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इलायची हम दिखती ही नहीं है भाई साहब। तरबूज तो देखा होगा, गर्मियों का मौसम चल रहा है भाई साहब, तो गर्मियों के मौसम में क्या देखते हैं, जिस प्रकार तरबूज होता है, तरबूज के अंदर बाहरी आवरण क्या होता है उसका, ये एक बाहरी आवरण तो ये है तरबूज का। अब तरबूज के अंदर जैसे अपन उसको तोड़ा, काटा, फोड़ा और देखा कि उस लाल वाले पार्ट के अंदर, पूरे तरबूज के अंदर छोटे छोटे से बीज दिखते हैं हर पूरे पोर्शन में। ऐसा कोई पोर्शन नहीं होता जहां पे बीज नहीं पाया जाता, ठीक है। तो उसने कहा जिस प्रकार तरबूज में पूरे एरिया के अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, इसी प्रकार परमाणु के अंदर धन आयन पाए जाते हैं। भाई ये क्या बात हुई, नहीं आया समझ में भाई साहब? चलो कोई कोशिश करते हैं समझाने की। तरबूज, बोलो भाई साहब गोल ही नहीं होता, आपके लिए थोड़ा सा
जियोइड शेप, अंडाकार आकृति में इसको बना देते हैं। ये तरबूज हो गया, देखा है सबने। इसमें इस प्रकार से बीज मिलेंगे आपको पूरे में फैले हुए। सबने देखा होगा, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने तरबूज नहीं खाया होगा। जैसे इसके बीच में से दो पार्ट करें तो देखने में क्या आया कि अपन को तरबूज में काले काले से इधर एक पोर्शन हुआ, दूसरा पोर्शन इधर हुआ, तरबूज के बीज देखने को मिले। तो इसने कहा कि जिस प्रकार तरबूज में बीज पूरे अंदर पार्ट में कहीं ना कहीं होते हैं, थोड़ा एरिया छोड़ के, थोड़ा एरिया छोड़ के, थोड़ा एरिया छोड़ के, उसी प्रकार परमाणु में भी क्या होते, उपस्थित होते हैं, धन आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब भाई साहब आप प्रयोग कर रहे हो, आप खाना खजाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कि आप खाना खजाना वाला शो नहीं चला रहे, कि आप कभी प्लम पुडिंग मॉडल बता रहे हो, कभी लड्डू में इलायची बता रहे हो, कभी तुम तरबूज काट के बता रहे हो। ना भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा जे थॉमसन साहब। फिर जे थॉमसन का मॉडल परमाणविक रूप से यह गलत साबित हुआ। प्रायोगिक रूप से प्रयोगशाला में अध्ययन किया। भाई साहब प्रयोगशाला में आप केमिकल लेके जाओगे, लड्डू नहीं लेके जाओगे। लड्डू लेके जाओगे तो खाना खजाने वाला शो लगेगा। चलो आगे वाले साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट क्या होता है कि कोई भी साइंटिस्ट पुरानी चीज पर खोज करता है तो सबसे पहले उसका ड्रॉबैक देखता है, उसकी टांग खिंचाई कैसे की जाए। तो भाई साहब जे थॉमसन से कहा गया, भाई साहब आप खाना खजाने वाला शो चलाओ, आप इलेक्ट्रॉन की खोज या परमाणु की खोज, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर दी आपने, नाम भी किसी और ने दिया, स्टोनी ने, लेकिन आप परमाणु मॉडल के बारे में ढंग से नहीं बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी त्रिज्या में दम था भाई साहब, कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये तो होता है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन भाई साहब जिगरा चाहिए होता है खोज करने के लिए, लैब में लड्डू ले जाने के लिए भी दम चाहिए। बंदे ने लड्डू तो नाम तो बताया, कम से कम पढ़ तो रहे हैं कि आगे आने वाली 100 पीढ़ी भी यह पढ़ेगी कि सबसे पहले परमाणु का मॉडल, सबसे पहले हिम्मत किसने दिखाई। जीत उसी की होती जो हिम्मत दिखाता है। ज्ञान कितना ही हो वो मायने नहीं रखता भाई। तो बंदे ने दम दिखाया, तो जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार तो देना बनता है भाई साहब। अब नोबेल पुरस्कार किसने क्यों दिया गया कि गैस की विद्युत चालकता, इस सिलेबस में है नहीं, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में भी आएगा जब देखी जाएगी गैस आएगा, लेकिन फिजिक्स में गैस की विद्युत चालकता का प्रायोगिक किसी ने अध्ययन किया था, उस पर इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो कहीं ना कहीं तो नाम बनता है। अब डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना सिलेबस का जो सेकंड पॉइंट है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, तो दूसरा ले लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल। क्या है रदरफोर्ड का मॉडल? इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी देखते हैं आता है नहीं आता, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक जैसे कि पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, क्वांटम संख्या, वहां से भी क्वेश्चन आने की क्योंकि वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। देखते हैं होता क्या। अब रदरफोर्ड एक प्रोफेसर थे। जिस प्रकार साइंटिस्ट होता है अपने नीचे वर्कर्स या अपने नीचे अपने स्टूडेंट्स रखते हैं, इसी प्रकार रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे। एक का नाम था गीगर, एक का नाम था अर्नेस्ट। साइंटिस्ट हैं गीगर, दूसरे का नाम है अर्नेस्ट। अब ये दोनों साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड भी शामिल था, गीगर भी बोला और अर्नेस्ट भी बोला कि तीनों साथ काम करते।
चलो 1 से भले 2, 2 से भले 3, काम स्टार्ट कर दिया। अब देखा क्या गया कि इन्होंने, मैंने आपको रेडियो एक्टिवता में पढ़ाया कि हेनरी मैकुलर ने इनकी खोज करी, मैडम क्यूरी व पिचक्यूरी ने इनका अध्ययन किया, विद्युत विभव प्रभावित किया। अब फिर देखा क्या कि अल्फा बीटा गामा इनसे किरणें स्वयं उत्सर्जित हो रही थी, ऑटोमेटिकली निकल रही थी। ठीक है, निकल, तो वो अल्फा किरणें जिन पे क्या होता है, जो निकल रही थी वहां से। अब इन्होंने क्या किया, एक सोने की एक पन्नी ली, ये एक सोने की पन्नी है, मैं लिख देता हूं, सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब इन्होंने सोने की जो पन्नी ली है, सबसे पहले आप बोल दिए भाई साहब सोने की पन्नी तो ले ली, कितनी मोटी ली होगी, कितनी बड़ी ली होगी, इसके बारे में कोई आइडिया है? भाई साहब लैब में काम करना इजी तो है, बहुत महंगा पड़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने एक सोने की पन्नी ली, इसका साइज है 100 नैनोमीटर। कितना? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर की एक पन्नी ली और इन्होंने इस पन्नी के आगे लगा दिया एक दीवार खड़ी कर दी, और दीवार खड़ी करी इन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS की। ठीक है भाई साहब, कर दो आप। यहां पे एक है धनाभिषिक्त कण। अब क्या करते हैं, एक सोर्स से ये अल्फा कणों की बौछार कराते हैं इस सोने की फॉइल पर, जिसका आकार 100 नैनोमीटर के अप्रोक्स है। ठीक है, बौछार करा रहे हैं, ये बौछार हो रही है, ये अल्फा कण जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नाभिक है इसका कोई ना कोई तो कक्षक तो होगा, कोई ना कोई ऑर्बिटल तो होगा। ठीक है, होगा। अब देखा क्या गया रदरफोर्ड ने कि अल्फा किरणों की जो बौछार कराई तो काफी किरणें तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी ही निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई, कहीं नहीं मुड़ी। और कुछ किरणों के बारे में देखा गया कि कुछ किरणें 120 डिग्री का एंगल, कुछ किरणें 90 डिग्री का एंगल, और कुछ किरणें 0 डिग्री, कुछ किरणें 90, कुछ किरणें 0 और कुछ किरणें 120 डिग्री के एंगल पर होकर निकल गई। लेकिन 100 में से एक किरण अपने पथ से वापिस लौट के उसी मार्ग पे आ गई, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग पे आ गई। रदरफोर्ड जी ये देख के बहुत चक्का हो गए भाई साहब, उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा देखा ही नहीं कि ये हुआ क्या। मतलब समझ में नहीं आया कि उन्होंने सोने की पन्नी गोल्ड की फॉइल पर अल्फा किरणों की बौछार कराई और एक उसका प्रतिबिंब जिंक सल्फाइड की प्लेट पर ले लिया। अल्फा किरणों की बौछार कराई तो देखा क्या गया कि कुछ किरणों तो 0 डिग्री के एंगल पर निकल गई, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे की थी वैसे निकल गई। कुछ किरणें 90 डिग्री पे मुड़ गई रिफ्लेक्ट होके, कुछ किरणें 120 डिग्री के एंगल पे जाके मुड़ गई। लेकिन 100 में से 1000 में से एक किरण निकल के जहां से जैसे गई वैसे की वैसे वापिस उसी मार्ग पे आ गई। तो उसके जीवन की यह एक अविस्मरणीय घटना थी, उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है। और उसने बोला कि नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई साहब। जो परमाणु की कक्षा में नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ तो लोचा है। ठीक है भाई साहब, लोचा तो हो,
क्योंकि किरणें वापस आ गई अपने मार्ग में। ये समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड ने अपने दो साथी, अपने विद्यार्थी गीगर व अर्नेस्ट के साथ ये प्रयोग किया। सोने की प्लेट जिंक सल्फाइड की परत मिला के इस पे अल्फा किरणों की बौछार कराई। कोई 120 डिग्री पे गई, कोई 90 पे गई, कोई 0 पे। अब इसे निष्कर्ष क्या निकलता है? इसे निष्कर्ष बताओ सर आप। आपने तथ्य बता दिए, पूरी खोज बता दी, इसे निष्कर्ष क्या निकलता है? अब जो ये अपने रदरफोर्ड साहब हैं, ये कहते हैं परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। क्यों? देखते हैं। ये समझ में आ गया? बना ली होगा, ठीक है। आप लिखते रहना अपने लेवल पे, जो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं समझ में आ जाएगा आपको, ऐसा कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक ले लेना कोई अच्छी सी, जिससे कि क्वेश्चन निकालते रहना, जिससे कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ठीक है। मार्केट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक आएंगी या जो भी है अपने लेवल पे, लेकिन समझने की गारंटी फुल है अपनी, समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो को दोस्तों को अपने शेयर करना और इतना फैलाना कि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सके, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है भैया। तो उन्होंने बोला कि ये परमाणु है, ये धन आयन है, काफ़ी किरणें ऐसे गई, काफ़ी किरणें ऐसे गई, काफ़ी किरणें ऐसे गई टकरा के, ठीक है। अब एक किरणें अपने मार्ग पर जैसे गई वैसे ही लौट के आ गई। अब इतनी सारी किरणों का आवागमन हो रहा है इस परमाणु के मॉडल में, तो उसने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लिया भाई परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कैसे पता चला? जो ये धनावेशित कण है, अब धनावेशित कण क्या है? पॉजिटिव। और मैंने आपको रेडियो एक्टिवता में बताया अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, जो अल्फा किरणें हैं इन पे चार्ज बताया था पॉजिटिव, बीटा पे बताया नेगेटिव और इसको बताया उदासीन, ठीक है ना। अब जो मैंने अल्फा किरणें यहां पे डाली, अब अल्फा किरण डाल दी, ठीक है। अल्फा किरण पे भी पॉजिटिव चार्ज, नाभिक में भी पॉजिटिव चार्ज। अब दो पॉजिटिव, केमिस्ट्री का रूल क्या है भाई साहब? केमिस्ट्री का रूल है रिएक्शंस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी भी रिएक्शंस नहीं शो करेंगे। रिएक्शन शो करने के लिए नेगेटिव प्लस पॉजिटिव या पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये दो क्रियाएं या दो प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए। सेम चार्ज कभी भी रिएक्शन से शो नहीं करेगा। देखा? पढ़ाएंगे तब और भी समझ में आएगा। लेकिन देखिए अभी पॉजिटिव पॉजिटिव, नाभिक के अंदर धनावेशित चार्ज, अल्फा किरण पे भी धनावेशित चार्ज। धनावेशित चार्ज जब धनावेशित चार्ज पे जाके नाभिक पे जो चार्ज है उस पे जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, वापिस आएगा और रदरफोर्ड का यह मॉडल उसके लिए अविस्मरणीय हो गया। भाई हुआ क्या? तो उसको लगा कि जो केंद्र है उसमें कहीं ना कहीं धन आवेशित कण है। अब भाई रियल जिंदगी में क्या हुआ कि कोई आदमी तोप चला रहा है, गोला चला रहा है बंदूक से। तोप होती है ना बड़ी बड़ी, जैसे आप जयपुर में आओ, नाहरगढ़ किले पे जाके देखो, नाहरगढ़ पे तोप रखी है शानदार वाली। अब उस तोप से गोला चलाया चलाने वाले ने। अब जैसे गोला चलाया, अब गोला गया अपने लक्ष्य की तरफ और लक्ष्य से टकराकर पुनः चलाने वाले की तरफ मूव कर जाए तो क्या होगा? हर कोई सोचेगा कि भाई हुआ कैसे। उसी प्रकार हुआ भाई रदरफोर्ड के साथ।
रदरफोर्ड साहब रह गए, भाई साहब ये हुआ क्या? तो उसको पता चला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कहीं ना कहीं लोचा है कि नाभिक पे चार्ज है पॉजिटिव। और जे थॉमसन ने बताया कि नाभिक की त्रिज्या नहीं बताया, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। ये भी साहब भी यही कह रहे हैं कि परमाणु की त्रिज्या, लेकिन ये एक चीज और बोल देते हैं, नाभिक की त्रिज्या। क्या बोल देते हैं? नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की त्रिज्या क्या बोल देते हैं? 10⁻⁻15 मीटर। क्या बोलते? नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? 10⁻⁻15 मीटर। हो गया। अब ये है, ये कक्षक था, दोबारा बनाया। ये नाभिक है। रदरफोर्ड जी कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में, गोलाकार कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रीजन कुछ नहीं दिया, क्यों चक्कर लगाते हैं कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, मान लिया कि चक्कर लगाते हैं। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। ये परमाणु, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक। ठीक है, इसके बीच में कौन सा बल लग रहा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। कौन सा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम कर रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। बस इतना सा ही बता पाए। ठीक है, इतना काफी था उस समय के लिए, क्योंकि जे थॉमसन से कुछ आगे एडवांस टेक्नोलॉजी की, अल्फा कणों की बौछार कराई, सोने की पन्नी ली और जिंक सल्फाइड का एक लेयर पे उन्होंने प्रतिबिंब प्राप्त किया। नाभिक का आकार बताया, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल बताया, नाभिक परमाणु की चारों ओर, वो नाभिक वृत्ताकार कक्षा में, परमाणु की वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करता है। अब धीरे 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 आगे खोज होती गई और पता चला कि इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति कर रहा है, तो गति करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, जरूरत होगी। जैसे बीच बीच में मैं ये एनर्जी आपके बीच में ले रहा हूं, ठीक है ना। अब एनर्जी की जरूरत है, मेरे को पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे मैं ग्लूकोज बीच बीच में ले रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से आएगी भाई? इलेक्ट्रॉन को भी तो एनर्जी चाहिए ना। ठीक है भाई, नहीं बता पाए, आगे कोई साइंटिस्ट बताएगा। और रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का संवेग आदि नहीं बताया। भाई कमी तो बहुत निकाल दी, लेकिन इसने जो बताया वो एक अविस्मरणीय चीज थी भाई। ठीक है, आगे बताई जाएगी। और बताओ सर, इलेक्ट्रॉन के पथ के बारे में भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का पथ एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, पथ चेंज करेगा, उसी पथ में चक्कर लगाएगा। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि L1, L2, L3 क्या होगा इसकी लेयर, 0, 1, 2, 3, 4, ये किस बारे में होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से आएगी, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि इसके बारे में बताया है सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने, सॉरी नील्स बोर ने। इसके बाद आता है सोमरफील्ड। आपने सोमरफील्ड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, नील्स बोर मैं आपको बता दूंगा हल्का सा, थोड़ा सा, कि
क्यों उसने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बिहेवियर का काम लिया, और उसने बता दिया कि 2 प्रकार की रेज होती है। वो आपको मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक में क्यों 2 प्रकार की रेज यूजुअली, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक, वो किस प्रकार से वर्क करती है। फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा है, वो बता दिया जाएगा। तो रदरफोर्ड का ये आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझाने में कहीं कमी तो छोड़ी नहीं। थोड़ा सा लगा होगा सर बोरिंग करते हो आप, नहीं लगता है बोरिंग कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो अगली वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें, आसपास स्वच्छ वातावरण रखें। धन्यवाद।